हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये प्रवक्ता भौतिक विज्ञान और सहायक अध्यापक की जो हमने सीरीज शुरू की है PYQ प्रीवियस ईयर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो सीरीज है उसको हम फिर से क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है वो डायमेंशनल एनालिसिस से है और 100% डायमेंशनल एनालिसिस से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट में नंबर 1 पर है। ठीक, ये क्या कह रहा है, द पोजिशन ऑफ ए बॉडी, हमको क्या दे रखा है, द पोजिशन ऑफ ए बॉडी विथ एक्सेलरेशन। ठीक है, हमको एक बॉडी का एक्सेलरेशन के साथ क्या दिया है, रिलेशन दिया है। किसी बॉडी का एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है, हमको दिया है x इक्वल टू के ए की पावर m t की पावर n कह रहा है, वेयर t टाइम है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ m एंड n। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो अब देखो ये जो यहाँ पर k है, k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो लेफ्ट हैंड, जो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्स उसने क्या बताया है, पोजीशन बताया है, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, जो डायमेंशन ऑफ एक्स कैसे लिखेंगे, हम डायमेंशन जो लिखते हैं वो m और l t के टर्म्स में ही लिखते हैं। तो जो पोजीशन है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, पोजीशन मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन को कैसे लिखेंगे, m0 l की पावर 1 t0 लिखेंगे इक्वल टू k। अब देखो ये a क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन बोल रहा है। तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मीन्स lt-2। तो पावर को हम एज इट इज रखेंगे और t टाइम बोल रहा है तो टाइम की पावर n हो जाएगा। क्लियर, हम इनको क्या करेंगे, फिर सेपरेट कर लेंगे। m तो है नहीं यहाँ, m की पावर 0, l की पावर m और t की पावर -2m प्लस n हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, m को m से इक्वेट करेंगे, l को l से इक्वेट करेंगे, t को t से इक्वेट करेंगे। तो देखो जब हम m तो वाला टर्म है नहीं, m इक्वल टू, तो ठीक है, m वाला जो टर्म है वो तो 0 है। तो अब मैं क्या करूंगा, l को l से इक्वेट करूंगा, तो बेस सेम है तो पावर m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब फिर मैं क्या करूंगा, t को t से इक्वेट करो, -2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वेक्टर से है, वेक्टर अलजेब्रा से है। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर दिया है हमको i प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर दिया है i माइनस जे कैप। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कॉस ऑफ थीटा होता है। ठीक, तो वेयर ये जो थीटा होता है, ये थीटा ही क्या होता है, a और b, ये a वेक्टर और ये b वेक्टर, ये वेयर ये जो थीटा होता है ये a और b वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉस थीटा को फाइंड आउट कर लूंगा। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, a डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे, मॉडुलस तुमको पता है i j के कोफिशिएंट का अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करते हैं। क्लियर, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो i डॉट i 1 हो जाएगा, i डॉट j 0 हो जाएगा, फिर j डॉट i 0 हो जाएगा, j डॉट j कितना हो जाएगा, 1, माइनस की वजह से यहाँ माइनस, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कॉस कहाँ पर 0 होता है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक, तो जो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये 90 और 90 दो बार लिख दिया है, तो इसको हम 60 लिख लेते हैं। ठीक, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कह रहा है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जिसमें जो वर्क डन होता है, अगर हमको ए से बी वर्क डन जो होता है, अगर हम ए से बी पाथ में जाएंगे तो वर्क डन की वैल्यू कुछ और आएगी, और फिर से दूसरे, ये पाथ नंबर 1 और ये पाथ नंबर 2। ठीक है, अगर जो वर्क डन ठीक है, जो वर्क डन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। अगर किसी भी रास्ते से जाओ, वर्क डन की वैल्यू अगर अलग अलग डिफरेंट आ रही है तो हम उन फोर्सेस को क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। क्लियर, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के जो एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं, एक तो विस्कस फोर्स है,
ठीक हो गया, एक विस्कस फोर्स हो गया, और जो सेकंड एग्जांपल होता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये दोनों एमसीक्यू दोनों ऑप्शन में आते हैं। तो जो इस ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आया है, कौन सा आया है, विस्कस फोर्स आया है। तो नेक्स्ट एग्जाम में क्या हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दो क्या हैं, ये दो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। और जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। ठीक, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं, जिसमें वर्क डन क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो उनको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो दीज ऑल आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट कह रहा है। ठीक, यूनिवर्सल गेट क्या होता है, जिसकी हेल्प से हम अदर गेट्स को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, तो जो यूनिवर्सल गेट होते हैं ओनली 2 होते हैं। ठीक, एक तो क्या होता है, देखो ये जो ऑप्शन में है, एक तो नैंड गेट होता है, एक नैंड गेट होता है। और जो सेकेंड यूनिवर्सल गेट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि जो सेकेंड यूनिवर्सल गेट है उसका क्या नाम होता है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, केपलर्स सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आ रहा है कि जो केपलर्स का जो सेकंड लॉ होता है किस में बेस्ड है। ठीक, तो केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर हम एक सन से प्लेनेट में अगर हम क्या करेंगे, एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या करता है, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो सेकंड लॉ है, ये जो सेकंड लॉ है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। तो ये किस में बेस्ड है, ये जो एरिया, ये जो दोनों एरिया हैं वो इक्वल, अगर टाइम सेम है तो इक्वल टाइम में जो प्लेनेट है वो इक्वल एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा। दैट मीन्स ये रोटेशनल चल रहा है, ये जो सन है, जो प्लैनेट्स है अराउंड द सन, तो डेफिनेटली यहाँ पर लीनियर मोमेंटम नहीं आएगा। लीनियर मोमेंटम तो वन डायमेंशनल फिजिक्स में आएगी। जहाँ पर भी जो रोटेशन होता है वहाँ पर जो डेफिनेटली होता है, हम इसको प्रूव करते हैं कि इसमें जो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम नहीं बोलेंगे। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन, किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन। ठीक है, तो जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। ठीक है, जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, क्योंकि किसी भी जंक्शन में जितनी करंट एंटर कर रही है उतनी ही करंट वो वहाँ से क्या करेगी, लीव भी करेगी। तो जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड ऑन रहता है, और जो सेकेंड लॉ है कंजर्वेशन ऑफ, जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्या रहता है, बेस्ड रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन 2 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट, ठीक है, इज वेरीज विथ मास। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मिनिमम वेलोसिटी, अगर हम उस मिनिमम वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, वर्टिकली थ्रो करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल रीजन से क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो इसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और मैथमेटिकली इसका जो ये जो फॉर्मूला होता है, वी एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2gm/re, वेयर m इज द मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ, और r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, इट डिपेंड्स ओनली मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये मेरे को कोई सर्किट दिया है और इसमें क्या कह रहा है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो इस तरीके के जब भी देखो सर्किट में क्या होता है, 5 रेजिस्टेंस आते हैं, तो तुमने सीधे ये सोच लेना चाहिए कि कहीं ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है। ठीक, तो जब भी ये आता है, ये 5 रेजिस्टेंस जब भी सर्किट में आता है, तो डेफिनेटली व्हीट स्टोन होने की उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो हम व्हीट स्टोन में होता है, तो व्हीट स्टोन का प्रिंसिपल क्या है, जब ये अपोजिट आर्म्स का जो रेशियो होता है अगर वो इक्वल आता है तो क्या होगा, जो 7 ओम है, 7 ओम क्या हो जाएगा,
इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो ये बेकार हो जाएगा, ठीक है। ये बेकार हो जाएगा तो क्या होगा, हम इसे रिमूव आउट कर देंगे। रिमूव आउट कर देंगे तो उसके बाद देखो इसको 7 ओम में, तो इस 7 ओम को हम रिमूव आउट कर देंगे तो इसको देखो, अब जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें भी जाएगी। इसका मतलब 2 और 2 ओम किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। और सीरीज में हम सीधे ऐड कर देते हैं R = R1 + R2, तो 2 और 2 का सीरीज कितना आ गया, 4 आ गया। सिमिलरली जो करंट इस ब्रांच में जा रही होगी वही इस ब्रांच में भी जाएगी, तो 4 and 4 ओम इज ऑल्सो इन सीरीज, तो 4 और 4 का क्या हो जाएगा, सीरीज 8 ओम आ जाएगा। और फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, R और R" आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में हम कैसे कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग वी गेट 8/3 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 8/3 सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव कर रहे हैं। तो 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जो उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, होल्स होते हैं। और एन टाइप में हम क्या करते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को डोप करते हैं। ठीक, ग्रुप 5 की इंप्योरिटी को हम क्या करते हैं, डोप करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, होल्स आर माइनॉरिटी एंड पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आर डोपेंट। ठीक है, तो होल्स इसमें माइनॉरिटी होता है और 5th ग्रुप की हम इंप्योरिटी को हम क्या करते हैं, डोप करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक, तो सिमिलरली क्या होगा, कभी कभी ये अभी तो एन टाइप पूछा है और एग्जाम में कभी कभी क्या आ जाता है, पी टाइप हो जाता है। तो ऑप्शंस आर सेम। तो ये कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस है ट्रू। ठीक, तो पी टाइप के लिए बताना है कमेंट बॉक्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन, जब हम पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या होता है। तो देखो पीएन जंक्शन, एक साइड हम पी टाइप की इंप्योरिटी को डोप करते हैं और एक टाइप एन टाइप की इंप्योरिटी को डोप करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हुआ, हम पी को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और एन को बैटरी के क्या करेंगे, नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो होगा क्या, जब फॉरवर्ड बायस क्या होगा, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि ये जो बैटरी है ये बैटरी पॉजिटिव है और ये पी में भी पॉजिटिव रिपल्सन होगा, तो एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पर भी देखो बैटरी का नेगेटिव और पी में जो इलेक्ट्रॉन, एन में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो एक फोर्स क्या होगा, इस तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, दोनों फोर्स इस तरीके से लग रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। और डिप्लेशन लेयर की विड्थ डिक्रीज होने से क्या होगा, जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमको फॉरवर्ड करंट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कह रहा है, किस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक, तो इसके लिए, और साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन का यूज हम करते हैं चार्ज पार्टिकल को एसिलरेट कराने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक, तो जब कोई पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में एसिलरेट कर रहा होता है तो जो उसका टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन होता है 2πm/qb होता है, वेयर m इज द मास ऑफ पार्टिकल, q इज द चार्ज ऑफ पार्टिकल, b इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो हमको तो कभी कभी देखो टाइम पीरियड भी पूछ लेता है, तो अभी हमको इसमें टाइम पीरियड नहीं पूछा, अभी हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलो, दोनों एक ही चीज है। कभी कभी ये एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी करके भी ये ऑप्शन में आ जाता है। तो इसके लिए हमको ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलो, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, तो 1 टाइम पीरियड करेंगे तो QB/2πm आ जाएगा। ठीक, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो मैग्नेटिक फील्ड पर तो डिपेंड कर रही है, ठीक है, मास पे भी डिपेंड कर रही है और चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है, तो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। क्लियर।
नाउ आज की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ रेडियस आर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए हमको क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी बताना है, ठीक। तो ये एक मेरी ये न्यूक्लियस हो गया, इसका चार्ज Ze, और ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मूव में ऑर्बिट कर रहा होगा तो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हम यहाँ पर कूलाम से लॉ लगाएंगे, 1 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन आर होता है, ठीक। तो जब हम ये हो गया, यहाँ से मुझे mv² की वैल्यू पता चल गई। अब मुझको ये पता होता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से mv² की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, ठीक। तो देखो फॉर हाइड्रोजन एटम Z = 1 होगा और K भी कॉन्स्टेंट होगा, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों कॉन्स्टेंट हो गए और ये E² अपॉन 2r आ जाएगा। तो E² अपॉन 2r कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट रिलेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारी ये जो आज का क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से हम ये जो सीरीज चल रही है इसको आगे कंटिन्यूटी करते रहेंगे। आप इन क्वेश्चन की डेफिनेटली प्रैक्टिस करो, और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की जो इनकी प्रोबेबिलिटी है वो बहुत मैक्सिमम है, ठीक। तो इसी तरीके से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसमें क्या करेंगे, शेयर एंड सब्सक्राइब करो इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, जिसकी वजह से क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम इस तरीके की सीरीज को और आगे लेके आए और आपकी सफलता में क्या करें, 100% योगदान दें। तो आज के लिए थैंक्स।